फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट से ही है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के बारे में, जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में और इजी वे में समझाई हूँ उस वीडियो में। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के बाद थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे अपने इस क्लास में। तो इससे पहले थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थॉर्नडाइक का जो एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को अपने लास्ट की वीडियो में पूरी बातें बताई है इनके बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में। लेकिन आज भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, उसके बाद उनके नियम पे हम आएंगे। तो अगर थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो वो शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने से संबंधित अपना पहला सिद्धांत दिया था। तो इसलिए इनको शिक्षा जगत का जो मनोवैज्ञानिक है उनमें इनको मुख्य माना जाता है। उसके बाद हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, और जो इंग्लिश में अगर नाम बोले तो ऐसा थ्योरी यानी स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी के नाम से भी, जो कि इनका बहुत ही फेमस है, इस नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो थ्योरी है सीखने की, उनका जो कई उपनाम से जाना जाता है, जो कि आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हो। वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन वाला यहाँ बात नहीं होना चाहिए कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो अधिगम का सिद्धांत है वो तो प्रयास और भूल के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है, वो उनके और भी कई उपनाम से जाना जाता है, तो आप लोग उस नाम को जान लेना। तो थॉर्नडाइक है जो है वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसा माना कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसलिए उनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के श्रेणी में रखा गया और उसी के आधार पर उन्होंने सीखने के संबंध में सिद्धांत पेश किए हैं। और उन्होंने अपने सिद्धांत में 4 बातों पे खास करके महत्व दिया है जो सीखने का कारण बनता है। वो है उद्दीपन, अभिप्रेरणा, प्रतिक्रिया और अनुबंधन। इन्हीं चारों के आधार पर उन्होंने सीखने को महत्व दिया है, अपने सिद्धांत में महत्व दिया। उद्दीपन यानी वातावरण की वो हर एक चीजें जो हमें प्रभावित करती है और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, यानी जिसके प्रति हम व्यवहार करते ही हैं देख के। उद्दीपन जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, व्यवहार करने के लिए प्रभावित करती है। उसके बाद हम बात करें यानी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मोटिवेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मोटिवेट हम कब होंगे? जब हमारे अंदर नीड होगी, हमारे अंदर ज़रूरत होगी। उसके बाद है हमारा प्रतिक्रिया यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करना। तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, क्रिया अलग चीज होती है कि उद्दीपन आने के बाद हम क्रिया करते हैं, लेकिन उद्दीपन आने के बाद क्रिया होता है, उसके बाद हम क्रिया करें तो उसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसा कि थॉर्नडाइक ने जो अपने प्रयोग में यानी बिल्ली पे या फिर कई अन्य पशुओं पे भी उन्होंने प्रयोग किए थे, जिसमें ये देखने को मिलता है कि वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो होता है रिस्पॉन्स। अनुबंधन यानी रिवॉर्ड, रिफ्रेशमेंट यानी बंधन, यानी जब भी उद्दीपन आता है और अनुक्रिया करते हैं तो उसका जो बंधन होता है, अगर मजबूत होता है तो उस कार्य को हम सीख जाते हैं, और अगर वो मजबूत नहीं होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। तो इस तरह से इन चारों चीजों का होना सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और थॉर्नडाइक का ऐसा कहना है कि सीखने में हमें समय लगता है, ना कि अचानक और किसी सूझ के द्वारा सीखते हैं, यानी अनुबंधन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है सीखने के लिए। उसके बाद हम थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस नियम में भी आप लोगों को उन्होंने जो अपने सिद्धांत में जो प्रयोग के थ्रू आप लोगों को बताया है वही देखने को मिलेगा इस नियम में भी, और इसी नियम के आधार पे उन्होंने अपने सिद्धांत को पेश किया था। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम की बात करें तो 2 भागों में इसको भी बांटा गया है, मुख्य नियम और गौण नियम, प्राइमरी लॉज और सबऑर्डिनेट लॉज, ये या फिर सेकेंडरी लॉज, इस तरह से बोल सकते हैं। तो जो मुख्य नियम है और ये जो गौण नियम है, तो गौण नियम इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये जो है, ये गौण नियम में 5 नियम जो छोटे छोटे हैं, ये इन्हीं मुख्य नियम के अंतर्गत ये भी आ जाते हैं, और उन्हीं के जो ये पार्ट होते हैं छोटे छोटे, तो उनको गौण नियम के अंतर्गत रखा गया है सीखने में। तो आप लोग पढ़ोगे इसको तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले मुख्य नियम की बात करें तो जो थॉर्नडाइक के जो सीखने का जो मुख्य नियम है उसमें 3 आता है, 3 प्रकार के हैं। तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ
रेडीनेस अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। इस तरह से तो तत्परता का नियम का सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो तत्परता के नियम को थॉर्नडाइक ने एक प्रकार का गौण नियम भी माना है और कहा है कि तत्परता के नियम से बस हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति या बालक किस परिस्थिति में सीखने के अंतर्गत संतोष या खीज उत्पन्न होती है, उसमें हमें तत्परता से ये पता चलता है, तत्परता के नियम से, कि किन किन परिस्थितियों में मनुष्य संतोष उसे प्राप्त होगी या फिर खीज उत्पन्न होगी। तो जो हमारे अंदर संतोष है और खीज है, तो ये इसके भी 3 कंडीशन होते हैं। तो संतोष हमें कब प्राप्त होगा, अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसे हमें करने दिया जाता है, तो हमें क्या होगा, पहले कंडीशन में संतोष। दूसरे में कि किसी कार्य को हम करना चाहते हैं लेकिन हमें करना नहीं दिया जाता है, तो हमें उस कंडीशन में क्या उत्पन्न होगी, खीज। और तीसरा कंडीशन ये है कि किसी कार्य को हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमसे जबरदस्ती करवाया जाता है या फिर सीखने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, तो भी हमें क्या उत्पन्न होगी, खीज ही उत्पन्न होगी। तो इन 3 कंडीशन से हमें पता चलता है, यानी संतोष और खीज के आधार पे हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कितना तैयार है, यानी तत्पर है या नहीं है, उनके संतोष को और खींच को देख के। तो इस तरह से थॉर्नडाइक का कहना है कि तत्परता के नियम के अंतर्गत हमें मनुष्य के उस स्थिति का पता चलता है, यानी संतोष का और खींच का हम पता लगा सकते हैं। और इन तीनों स्थिति के आधार पे और इसी संतोष और खींच के आधार पे हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई कितना तत्पर है। उसके बाद हम बात करें अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि अभ्यास, ये तो नाम से ही पता है कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ऐसा कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो अभ्यास है वो इंसान को पूर्णतः सीखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है और उसको पूर्ण बनाता है, यानी कार्यकुशल बनाता है, इससे अभ्यास जो होता है। तो हिलगार्ड और बॉर, जो कि 1975 में उनका क्या नाम था, ये मनोवैज्ञानिक थे, उनका ये क्या नाम था कि अगर किसी कार्य को हम सीख रहे हैं और उस कार्य को बार बार हम अभ्यास कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो हमारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया का जो संबंध है वो मजबूत होता है। अगर किसी कार्य को हम करते हैं, बार बार दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका क्या होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है और उसी को हम उपयोग नियम बोलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार कि उसी को हम उपयोग नियम बोलते हैं। उपयोग नियम अब इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं तो बार बार उपयोग हो रहा है और हम सीख रहे हैं और उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर हम अभ्यास छोड़ देंगे, दोहराना छोड़ देंगे किसी कार्य को, तो क्या होगा, हम उस कार्य को भूल जाते हैं और फिर उसको बोलते हैं अनुपयोग का नियम। यानी हमारा जो कार्य, सीखने का जो कार्य है वो उपयोग में नहीं हो रहा है, अभ्यास हम नहीं कर रहे हैं, यानी उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, यानी उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध कमजोर पड़ गया है। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस करके भी सिंबल आप लोगों को दिखा दिया है। तो इस तरह से उपयोग नियम और अनुपयोग नियम आप लोग समझ गए और अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम बात करें प्रभाव का नियम, जो कि है हमारा तीसरा, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी किसी भी कार्य को, जैसे कि यहाँ पता चल रहा है कि इफेक्ट यानी हमें क्या प्रभावित कर रहा है। अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई क्रिया अनुक्रिया करते हैं, तो उसका प्रभाव अगर से हमें पता चलता है कि हम कितने संतुष्ट हैं। अगर किसी कार्य या अनुक्रिया के बाद हम उससे प्रभावित होकर संतोषप्रद होते हैं, यदि हमें संतोष मिलता है तो हम उस कार्य को सीख जाते हैं। लेकिन हमें क्रिया करने के बाद किसी उद्दीपन के प्रति हमें उसका प्रभाव संतोषजनक नहीं प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के बाद हमें जो इफेक्ट यानी जो हमें प्रभाव होता है, अगर हम उसमें संतुष्ट होते हैं तो उस कार्य को हम आसानी से जल्दी सीखेंगे और नहीं संतुष्ट होते हैं तो छोड़ देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रभाव का नियम। यानी सीखने के बाद इस तरह से बोल सकते हैं कि हमें अगर अच्छा रिफ्रेशमेंट मिलता है तो हम
सीखते हैं, नहीं मिलता है हमें रिजल्ट अच्छा तो हम भूल जाते हैं। आसान यानी इजी वे में मैं आप लोगों को बताई। उसके बाद हम इन गौण नियम की बात करें, और सॉरी, ये जो मुख्य नियम है, ये जो किसी भी कार्य को हम एक कार्य को सीखने चलते हैं तो ये तीनों नियम फॉलो करना ही पड़ता है। यानी सीखने के अंतर्गत अभ्यास करना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा, और जो उसका इफेक्ट है यानी प्रभाव है कार्य और क्रिया का इफेक्ट हमें अगर अच्छा मिलेगा तो हम सीख जाएंगे। यानी किसी भी चीज को हम सीखते हैं तो ये तीनों चीज का होना जरूरी है। उसके बाद हम गौण नियम की बात करेंगे जो कि मुख्य नियम से ही रिलेटेड है। बहु प्रतिक्रिया, यानी ये देखिए अभ्यास का जो नियम है, इसी को यहाँ पे बहु प्रतिक्रिया यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी इसको बहुक्रिया, इस तरह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नोट किया है, यहाँ पे हिंदी में नाम नोट किया है। यानी बहुप्रतिक्रिया यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हम उस कार्य को सीखने के लिए बार बार क्या करते हैं, बहुत सारी क्रिया करते हैं, दोहराते हैं, या फिर बहुत अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं, अलग अलग सामग्री का उपयोग करते हैं और अलग अलग क्रिया करते हैं, दोहराते हैं, ताकि हम उस कार्य को सीख जाएं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं। तो इस तरह से ये हुआ बहु प्रतिक्रिया। अब यहाँ पे है मनोवृत्ति का या फिर तत्परता का भी नियम इसको बोलते हैं, यानी सेट और एटीट्यूड। अब एटीट्यूड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी कार्य को अगर हम करने जा रहे हैं तो उस कार्य के प्रति हमारा एक एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति, उस कार्य के लिए हमारा विचार अच्छा होगा तो हम उसको सीखने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। अगर अच्छा नहीं होगा तो बस बिना मन के ऐसे ही करेंगे और लास्ट में उसको छोड़ देंगे, यानी कोई अभ्यास कुछ भी नहीं करेंगे। बट मनोवृत्ति का भी अच्छा होना जरूरी है इस तरह से। और यहाँ पे सेट यानी तत्पर, यानी किसी कार्य को करने में हमें कितना संतोष मिल रहा है, कितना खीज उत्पन्न हो रही है, ये तत्परता पे ही निर्भर करता है। यानी तत्पर होना भी जरूरी है किसी कार्य को करने के लिए। तो इस तरह से ये हुआ मनोवृत्ति का नियम या फिर तत्पर का नियम। उसके बाद है आंशिक क्रिया यानी तत्व प्रबलता का नियम, जिसको आंशिक क्रिया का नियम भी बोलते हैं, यानी प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो आंशिक क्रिया का नियम का अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी किसी की भी कार्य को करने जब हम चलते हैं तो अगर वो काफी लंबा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसको अंश में या फिर भागों में बांट लेते हैं और उस तरह से उसको सीखते हैं ताकि हमें सीखने में आसानी हो सके। उसके बाद यहाँ हम तत्व प्रबलता को भी आपको समझा देते हैं। किसी भी कार्य को अगर हम चलते हैं करने के लिए तो उसमें कुछ सुसंगत तत्व होते हैं और कुछ असुसंगत तत्व होते हैं। तो जो अलग अलग तत्व की अलग अलग प्रधानता होती है। अब सामने वाले लोग सीखने पे डिपेंड करता है कि वो उनके अनुसार जो तत्व है वो कौन सा उसको सुसंगत को मानते हैं और कौन किसको असुसंगत मानते हैं। तो वो उस अनुसार अपने हिसाब से, जो उनके हिसाब से जो सुसंगत तत्व होता है उसको वो एक्सेप्ट करके, बाकी असुसंगत तत्व जो उनको एक्सेप्ट नहीं होता उसको छोड़ के और सीखने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से यानी सुसंगत तत्व को एक्सेप्ट करके असुसंगत तत्व को त्याग देते हैं और सीखने में आसानी होती है उनको और सीखते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आत्मीकरण की यानी सादृश्य अनुक्रिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स बाय सिमिलैरिटी और एनालॉजी, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें नए ज्ञान के साथ आत्मीकरण करना होता है। ऐसा हम कब करेंगे, जब हम किसी कार्य को करने चले हैं और हम अपने पुराने ज्ञान के आधार पे उस नए ज्ञान को सीख सकते हैं। यानी जो हमें पुराना ज्ञान मिला है पास्ट में, उस ज्ञान का भी यूज हम नए ज्ञान को सीखने में करते हैं, उपयोग में लाते हैं और आत्मीकरण कर लेते हैं नए ज्ञान को। तो इस तरह से होता है हमारा ये भी कंप्लीट, यानी पास्ट की चीज़ों को अपना लेना नए चीज़ों को सीखने के लिए, यानी अपने नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ना, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे साहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी साहचर्य स्थानांतरण का नियम भी इसको हम बोलते हैं, यानी एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता चल रहा है शिफ्टिंग यानी शिफ्ट करना किसी चीज को, यानी किसी क्रिया को उसी के समान अन्य परिस्थिति में उसी तरह संपन्न करना। यानी कोई क्रिया हम कर रहे हैं और थोड़ा सा उस
परिस्थिति में चेंजिंग लाके एक नए उद्दीपन के साथ या उसी उद्दीपन के साथ उसी के समान उसी तरह क्रिया करके संपन्न करना, यानी सिर्फ परिस्थिति में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाता है या फिर परिस्थिति में चेंजिंग की वजह से उसको शिफ्ट कर देते हैं हम। तो इस तरह से ये हुआ हमारा सीखने का। तो ये जो हमारा है गौण नियम और ये है जो हमारा प्रमुख नियम यानी प्राइमरी लॉज। तो इस तरह से आप लोगों को देख के पता चल रहा है कि ये सारे जो नियम है सीखने के लिए एक ही है, तो एक ही है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि कोई भी काम अगर हम सीखने चलते हैं तो ये सारे नियम का हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को थॉर्नडाइक के नियम के बारे में समझ में आ गया है कि थॉर्नडाइक का जो नियम क्या है। आप लोग देख सकते हो कि थॉर्नडाइक का नियम और सिद्धांत बहुत ही मिलता जुलता है और किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें ये सारे नियम आते ही हैं स्टेप करके। ऐसा नहीं है कि एक काम को करने में हम सिर्फ पास्ट की बातों को, नए ज्ञान को सीखने में यूज करेंगे, एक में अभ्यास करके सीख लेंगे, नहीं, हमें सब कुछ यूज करना पड़ता है किसी भी कार्य को सीखने के लिए। तो यहाँ तक हमारा जो है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत और नियम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने सीखने के संबंध में अपने सिद्धांत पेश किए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।